नमस्ते गाइस, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और देखते हैं आज के न्यूज़ से एग्जाम पर्सपेक्टिव में क्या इंपॉर्टेंस आ सकता है, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। रशिया हिट्स कीव इन द लार्जेस्ट एयर अटैक, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। रशिया ने फिर से यूक्रेन पर अटैक कर दिया, ठीक है। उसका कारण क्या है और ये वॉर लगातार 4 साल से चला आ रहा है, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे। सतलज, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। जो बाढ़ पंजाब में आया है, पंजाब में जो बाढ़ आया है उसकी वजह से लगभग 1,70,000 फार्मर्स अफेक्ट हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। मॉनसून लॉसेस, मतलब इंडिया में कितने क्राइसिस हुए हैं इस बार, ठीक है। 2025 का जो साल है ये इंडिया के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेंगे। भूपेन दा के बारे में, प्लेबैक सिंगर है, ठीक है। कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इनके बारे में आर्टिकल लिखा, मतलब कुछ बात है। जीएसटी रिफॉर्म्स विल बूस्ट कंजम्पशन इकोनॉमी, सीतारमन, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा देखेंगे। मेकिंग एन इकोलॉजिकल डिजास्टर, इसके बारे में देखेंगे। कॉम्प्लेक्स टर्न इंडिया एफडीआई, एफडीआई के बारे में देखेंगे। एफडीआई पॉलिसी क्या होता है, एफडीआई और एफपीआई का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। एफडीआई और एफपीआई का डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। जीएसटी 2.0 विल एम्पावर यंग इंडियंस, इसके बारे में देखेंगे। पंजाब फ्लड्स लीव फार्मर्स स्टैंडर्ड्स बिटवीन, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। पंजाब में जो फ्लड्स आया इसको और ये आर्टिकल दोनों मिक्स है, ठीक है। एडवांस रडार अलोंग द नॉर्थर्न एंड द वेस्टर्न बॉर्डर, नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर टू बूस्ट ड्रोन शील्ड, ठीक है। अपने इंडिया के डिफेंस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, इंडिया के डिफेंस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, ठीक है। अंडर सी केबल्स, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेंगे, अंडर सी केबल्स के बारे में, ठीक है। और ये ब्लड मून, ब्लड मून क्या हुआ, कैसे हुआ, लोगों की क्या धारणाएं हैं इसके ऊपर, क्या अंधविश्वास हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा नजर डालेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट आर्टिकल, ठीक है। ये रहा फर्स्ट आर्टिकल। तो फर्स्ट आर्टिकल ये अपना ब्लड मून के ऊपर, ब्लड मून, ठीक है। ब्लड मून के ऊपर अपना फर्स्ट आर्टिकल है। क्या होता है ब्लड मून, ठीक है। यहां पे देखिए ये होता है टोटल लूनर एक्लिप्स, टोटल लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स में क्या होता है और सोलर और लूनर एक्लिप्स में क्या फर्क होता है, ठीक है। जो हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण बोलते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं। लूनर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण हो गया, ये सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण हो गया, ठीक है, ग्रहण हो गया। लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी ये सन और मून के बीच में आ जाता है, ठीक है। सन और मून के बीच में जब रोटेट करता है, ठीक है, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व, ठीक है। और अपने आप में तो रोटेट करता ही है, ठीक है। तो जब ये मून और सन के बीच में आ जाता है, ठीक है, तब इसको बोलते हैं लूनर एक्लिप्स। अब यहाँ देखिए, अब लूनर एक्लिप्स तो 3 मंथ में होता ही रहता है, 3 मंथ 4 मंथ में होता ही रहता है लूनर एक्लिप्स, ठीक है, 5 मंथ में होता ही रहता है। लेकिन स्पेशल क्या है, ब्लड मून क्यों है, ब्लड मून क्यों है, क्योंकि देखिए ये एक स्पेसिफिक पीरियड के टाइम पे आता है। ब्लड मून एक स्पेसिफिक पीरियड के टाइम पे आता है। जब देखिए कभी कभार जो रहता है ना, जो मून का डिस्टेंस है, ठीक है, मून का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से 3,84,400, कहां से, अपने सन से मून का डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। अब ये कभी कभी यहां रहता है, ठीक है, कभी यहां रहता है, लेकिन जब एक स्पेसिफिक पोजीशन पे रहता है ना, तो देखिए जो यहाँ का ये है, ठीक है, जियोमैग्नेटिक जो है इसका अर्थ का, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सी जो डस्ट वगैरह है, एरोसोल्स वगैरह है, ये पर्टिकुलर टाइमिंग पे इसको जब हिट करते हैं, पर्टिकुलर टाइमिंग पे जब इसको हिट करते हैं, ठीक है, लूनर एक्लिप्स के टाइम पे, तब ये रेड कलर का हो जाता है, तब ये रेड कलर का हो जाता है। अब इसके ऊपर प्राचीन कालों में, एंशिएंट टाइम में बहुत सी धारणाएं हैं कि इसके ऊपर जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, ठीक है, यूनिवर्स में जो बॉडीज है उसकी धारणाएं बताई जाती है कि इस समय ये करना चाहिए, इस समय ये करना चाहिए। अपने इतिहास इस समय से आ रहा है, बोला जाता है कि इस समय खाना नहीं खाना चाहिए,
इस समय खाना नहीं, जब ब्लड मून हो या लूनर एक्लिप्स हो उसमें खाना नहीं खाना चाहिए। इसका कारण ये है कि देखिए बहुत सी धारणाएं हैं प्राचीन कालों में, एंशिएंट में, या अभी भी जो लोग मानते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि जो सन का रेस रहता है, ठीक है, या फिर ये जो मून का जो रेस आता है वो जो डार्क कलर में आता है, तो अलग अलग धारणा है कि उस समय खाना नहीं खाते वरना बीमारी फैलती है वगैरह वगैरह। ये जब लूनर एक्लिप्स खत्म हो जाता है उसके तुरंत बाद नहाना चाहिए, वरना बहुत से बैक्टीरिया लगे रहते हैं, ठीक है, उसके तुरंत बाद नहाना चाहिए, ठीक है, ऐसा ही माना जाता है। अब ये है अपना सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स के टाइम पे सोलर जो सन है ना, सन छुप जाता है, सन ही छुप जाता है। इसमें आपने बहुत से देखे होंगे कि डायमंड रिंग सन, डायमंड रिंग सोलर एक्लिप्स। डायमंड रिंग सोलर एक्लिप्स में क्या होता है पता है? ये देखिए, ये आपको सन रहेगा, ठीक है, सन रहेगा। अब यहाँ पूरा उसका मून का परछाई, यहां से आपको लाइट दिखेगा साइड से। आपको एक इमेज दिखाता हूं। देखिए एग्जैक्ट ऐसा रहेगा, डायमंड रिंग ऑकर्स। ये है अपना सोलर एक्लिप्स, ठीक है, ये क्या है अपना सोलर एक्लिप्स। तो ठीक है, ये है सोलर और लूनर एक्लिप्स का डिफरेंस। और जब यहाँ पे लूनर एक्लिप्स है, जो टोटल लूनर एक्लिप्स रहता है, जब टोटल लूनर एक्लिप्स रहता है तब हम बोलते हैं ब्लड मून, ठीक है, ब्लड मून। नेक्स्ट ये रहा सोलर एक्लिप्स, जब मून अर्थ और सन के बीच में रहता है सोलर एक्लिप्स। ये है लूनर एक्लिप्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक लाइट के भी डिफरेंस को बोला जाता है, ठीक है, पेन्यूम्ब्रा, उम्ब्रा, ठीक है। देखिए ये भी सन है, सन रेस जब मून से, जो सन रेस है वो मून से जब अट्रैक्ट होके ये लाइट यहाँ पड़ते हैं उसको पेन्यूम्ब्रा बोलता है। लेकिन यही वाला लाइट अगर रिफ्लेक्ट होके साइड में पड़ता है उसको उम्ब्रा बोलते हैं, ठीक है, उम्ब्रा और पेन्यूम्ब्रा, ठीक। ये अब देखिए नेक्स्ट, ये आर्टिकल अभी से नहीं 2022 से चल रहा है, 2022 से चल रहा है, ठीक है, 2022 से, जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया था। अटैक करने का कारण क्या था? अटैक करने का था नाटो, ठीक है। रशिया बोलता था यूक्रेन को कि तुम नाटो ज्वाइन मत करो। अगर तुम नाटो ज्वाइन करोगे तो नाटो के जो फोर्सेस है, वो यहाँ पे आके तैनात हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आके तैनात हो जाएंगे। नाटो को लीड करता है यूएसए, ठीक है। नाटो का कैपिटल कहां पे है? नाटो का हेडक्वार्टर ये रहा, ब्रसेल्स में है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ब्रसेल्स, बेल्जियम में ब्रसेल्स आता है। ब्रसेल्स कहाँ पे? बेल्जियम में। यहाँ पे नाटो का हेडक्वार्टर है, ठीक है, नाटो हेडक्वार्टर है यहाँ पे, ठीक है। अब ये बोलता है कि ज्वाइन नहीं, लेकिन इसको हेड करता है कौन? यूएसए, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। और रशिया ठहरा कम्युनिस्ट, ठीक है, रशिया ठहरा क्या? कम्युनिस्ट कंट्री, ठीक है, रशिया ठहरा अपना कम्युनिस्ट कंट्री। अभी रिसेंटली रशिया हिट्स कीव इन लार्जेस्ट एयर अटैक, की बिल्डिंग हिट। ये देखिए यहाँ पे, इसमें बहुत लोग डेथ भी हुए हैं, उसके बारे में बताया कि अभी तक अटैक चालू है 4 साल से। न रशिया जीत पाया है, न यूक्रेन हार पाया है, न यूक्रेन खुद को बचा पाया है, न रशिया उसको छोड़ पाया है, ठीक है। अभी तक जो चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, ये वाला रीजन रशिया ने कैप्चर कर लिया है यूक्रेन से। और ये जो क्रीमिया है ये 2014 में क्लियर कर लिया था, ठीक है, कैप्चर कर लिया था। ये आता है एज़ोव सी। ये जो है, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं कर्च स्ट्रेट, ठीक है। और ये जो है ये ब्लैक सी है, ये है ब्लैक सी, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसके कुछ बाउंड्रीज भी हो सकते हैं, ठीक है, बाउंड्री देख लीजिए, ये मोल्डोवा है, ये रोमानिया है,
यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा कंट्री बाउंड्रीज आते हैं यूक्रेन का, ठीक है। मोल्डोवो, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस, रशिया, ठीक है। ये इसके बाउंड्री कंट्रीज आता है, ठीक है। यूपीएससी 2022 में पूछा ये क्वेश्चन, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट ये रशिया का मैप, ठीक है। रशिया का मैप पर ये है व्हाइट सी, ठीक है। ये पूरा यहां पे आता है, इसका एक पोर्ट आता है रशिया का, मुर्मांस्क पोर्ट, ठीक है। जो अपना आर्कटिक सी का सबसे बड़ा पोर्ट मुर्मांस्क है, ठीक है। ये है, ये अपना पूरा साइबेरिया वाला रीजन आता है, साइबेरिया वाला रीजन जो कि अधिक बर्फीला है, बहुत ज्यादा बर्फीला है। यहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, ये वाला रीजन में, ठीक है। मेजरली यहाँ पे बहुत ही बर्फ है। यहाँ पे एक डून्स ग्लेशियर, जो कि माना जाता है कि इतना बर्फ है यहाँ पे कि पूरा जो पृथ्वी है उसका स्तर बढ़ा सकता है, समथिंग अराउंड, समझे। जो ये है पानी का स्तर पूरा बढ़ा सकता है, ठीक है। ये ग्लेशियर अगर साइबेरिया जिस दिन पिघल गया उसे पृथ्वी का जो पानी का स्तर है ये समथिंग 2 मीटर से भी ऊपर हो सकता है, ये माना जाता है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट, और अगर वो चला जाएगा फिर जो छोटे मोटे कंट्रीज है, ताइवान हो गया, जापान के कुछ कंट्री तो डूब जाएंगे पूरे, सॉरी। नेक्स्ट ये है तानाशाह पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, रशिया के माई बाप, ठीक है। जो 2035 तक प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। इन्होंने अपने इलेक्शन में जो अपना रशिया का जो पार्लियामेंट है, रशिया का पार्लियामेंट, वहां पे इन्होंने मतलब एक लॉ बना दिया है, कि ये अभी 2035 तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, मतलब उसके बाद लाइफ टाइम तक, मतलब समझ लीजिए लाइफ टाइम तक ये प्रेसिडेंट यही है, लाइफ टाइम तक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जीएसटी रिफॉर्म विल बूस्ट कंजम्पशन इकोनॉमी, सीतारमन, ठीक है। अब देखिए इस आर्टिकल में कुछ ये सब लिखा होगा, रैशनलाइजेशन डेफिनेटली बॉस्टर, सीतारमन सेड कंजम्पशन बूस्ट टू द प्रोवाइड जीएसटी, ये सब भी लिखा होगा। लेकिन देखते हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि जीएसटी क्या चेंजेस ला सकता है। अभी देखिए जीएसटी का 2 स्लैब कर दिया है, 18% और 5%, ठीक है। अब देखिए 18% को क्यों रखा, 18% वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल स्लैब है जीएसटी का, ठीक है। मेजोरिटी जो गवर्नमेंट का इनकम आता है ना 18% स्लैब से ही आता है, ठीक है। इसमें बहुत से एसेंशियल गुड्स है, पहले 28 था, 28% का 90%, 28% का 90% जो गुड्स था, जिस गुड्स में जैसे चेयर हो गया या फिर कुछ खाने का चीज हो गया या फिर लग्जरियस गुड हो गया, जिसको 28% टैक्स लगते थे, उसमें से 90% हटा के यहाँ पे डाल दिया, और 10% जो है 10% जो चीजें हो गए जिसपे पहले 28% लगती थी, अब उसपे 40% लगेंगे, ठीक है। 40% क्यों? ये कौन से है 10 गुड्स? ये है अपने सेम गुड्स, ठीक है। इसमें क्या आता है, इसमें वही टोबैको वगैरह आ गया, सिगरेट्स वगैरह आ गए, ठीक है। इसके ऊपर 40% का टैक्स लगेगा। अब बोल रहा है कि 18% का स्लैब, यहाँ पे बताया है कि जो 18% का स्लैब है ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा। आप अगर कोई गाड़ी खरीद रहे हो, ठीक है, अब आपको ट्रैक्टर खरीद रहे हो, ट्रैक्टर उसको आपको 5% लगेगा, जो हल जोतने के लिए ट्रैक्टर 5%, ये तो खेती बाड़ी के लिए तो बेनिफिशियल तो है ही ना, इससे कंजम्पशन तो इंक्रीज होगा, ठीक है। 18% के स्लैब में इसको डाल दिया, ठीक है। अब 18% मेजॉरिटी ऑफ गुड्स जो है, मेजॉरिटी ऑफ जो गुड्स है वो अपने 18% के स्लैब में है, ठीक है। 18% स्लैब में है तो कंजम्पशन बढ़ने का चांस है, क्योंकि जब टैक्स कम हो जाएगा, जीएसटी कम हो जाएगा, तो जब ये प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड तो बढ़ता ही है ना, अब डिमांड कंजम्पशन का ही होता है, ठीक है। अब देखिए जीएसटी काउंसिल, ये आर्टिकल 279A में है, ठीक है। अब जो सरकारें बोल रही है ना, सरकारें जो बोल रही है कि देखिए आपने 28% को तो ये हटा दिया है, 28% को 18 में कर दिया, तो सरकार को लॉस तो होगा ना, क्योंकि सरकार पैसे कम ले रही है जनता से, तो सरकार का लॉस कितना होगा? 0.5% ऑफ जीडीपी,
जीडीपी, समझे? ये बहुत ज्यादा अमाउंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट, समथिंग अराउंड 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, समथिंग अराउंड 85,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच में सरकार को नुकसान होने वाला है। अब सरकार ने बोला कि ये जो नुकसान है ये शॉर्ट टर्म नुकसान है, शॉर्ट टर्म मतलब सिर्फ आने वाले 1 या 1.5 साल के नुकसान होगा, लेकिन जो हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, जो हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा और उससे जो हमारा कंजम्पशन के साथ जो हमारा डिमांड बढ़ेगा गुड्स का और जो चीजें और बिकेगी, तो सरकार को लॉन्ग टर्म में और फायदा होगा। मतलब सरकार ने जो जीएसटी 2.0 लाया है, ये एक तरह से रिनोवेशन ही है, ठीक है, एक तरह से रिनोवेशन ही है, ताकि जो पहले हुए थे अब उसको और अच्छा बेटर किया जाए, ठीक है। ये जीएसटी कलेक्शन मंथली जो आता था, जीएसटी कलेक्शन मंथली जो आता था वो बहुत ज्यादा आता था, ठीक है। तो अब बोला जाए कि कम आ जाएगा तो गवर्नमेंट को नुकसान होगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म नुकसान होगा क्योंकि कंजम्पशन बढ़ जाएगा ना, तो गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म में फायदा ही होगा, ठीक है। ये हो गया अपना प्रोजेक्टेड 6.3 पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। अभी अपना जीडीपी ग्रोथ 7.8% है, 7.8% है अभी रिसेंटली Q1 का, ठीक है। यहाँ क्या बोला जा रहा है, सीतारमण सेड द कंजम्पशन बूस्ट टू बी प्रोवाइडेड बाय जीएसटी रिफॉर्म एंड द बेटर देन एक्सपेक्टेड द फर्स्ट क्वार्टर ग्रोथ नंबर माइट हेल्प द इकोनॉमी एक्सीड्स द प्रोजेक्टेड 6.3 to 6.8 पेस जीडीपी ग्रोथ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। जो करंट फाइनेंशियल ईयर का है एक्सपेक्टेड 6.8 है, ठीक है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि जो हमने कंजम्पशन बढ़ जाएगा क्योंकि जीएसटी रेट कम हो गया तो और भी बेटर होगा, ठीक। नेक्स्ट, द मेकिंग ऑफ एन इकोलॉजिकल डिजास्टर इन द निकोबार, ठीक है। अब अंडमान निकोबार के बारे में देख लेते हैं। ये अपना अंडमान निकोबार आइलैंड है, ठीक है। अब इसमें देखिए अंडमान निकोबार के बारे में, ये अपना अंडमान निकोबार, ठीक। पोर्ट ब्लेयर उसका कैपिटल, अभी पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया गया है, पोर्ट ब्लेयर का नाम कुछ और कर दिया गया है, ठीक है। क्या किया गया नेक्स्ट कैपिटल, लेट मी चेक। श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम, ठीक है। 13 सितंबर 2024 को चेंज हुआ था। ठीक 1 साल पहले इसी समय पोर्ट ब्लेयर न्यू नेम इज श्री विजयपुरम, ऑफिशियल चेंज ऑन सितंबर। द कैपिटल इंटर द पोर्ट ब्लेयर वाज रीनेम्ड श्री विजयपुरम। ये जो पोर्ट ब्लेयर होगा इसका नाम क्या है अभी, श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या, देखिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, अगर आप डेली न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, जो कि 32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, ये निकोबार, ग्रेट निकोबार आइलैंड में है, ठीक है, ग्रेट निकोबार आइलैंड में है, ठीक है। अब यहीं पे अपनी जो सोनिया गांधी जी हैं, इन्होंने आर्टिकल लिखा है कि जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है ये इकोलॉजिकल के लिए डैमेज हो सकता है, डिजास्टर हो सकता है, ठीक है, इकोलॉजिकल के लिए डिजास्टर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत से ट्राइब्स रहते हैं जो कि अपना ये है ना, यहाँ पे बहुत से ट्राइब रहते हैं, अपने शॉम्पेन ट्राइब्स हो गए, क्या हो गए, शॉम्पेन ट्राइब्स, जो कि क्या है, पीवीटीजी है, पीवीटीजी, ठीक है, पीवीटीजी है। पीवीटीजी अपना दिल्ली ये देवहार कमीशन के थ्रू आया था, देवहार कमीशन, देवहार कमीशन थ्रू पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। अब टोटल इंडिया में 75 पीवीटीजी से, 75 पीवीटीजी से, उसमें से एक अपना यहाँ पे भी है, निकोबार ट्राइब, इंडिजिनस एंड द शॉम्पेन ट्राइब, पीवीटीजी। यहाँ पे और भी ट्राइब्स कौन कौन से हैं, जरावा हो गया, जरावा हो गया, सेंटिनल हो गया, ठीक है, सेंटिनल्स हो गया, ये सब अपने ट्राइब्स है यहाँ पे, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाओगे इसी इनके इकोलॉजिकल के लिए खतरा है, ठीक है। शॉम्पेन फेस इवन ग्रेटर थ्रेट आइलैंड शॉम्पेन पॉलिसी नॉट यूनियन मिनिस्ट्री, यहाँ पे अलग चीज बताइए, मतलब मोस्टली फोकस किया है कि ये प्रोजेक्ट ना किया जाए, लेकिन आप जान रहे हो ये अपने स्ट्रैटेजिक पॉइंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक पॉइंट के लिए अगर हम इसको डेवलप नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको अगर डेवलप नहीं करेंगे तो ये है मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट मतलब चाइना से मोस्टली या फिर जो साउथ एशियन कंट्रीज है यहाँ से
70% का जो ट्रेड होता है ये अपना मलक्का स्ट्रेट से होता है। चाइना का जितना भी प्रोडक्ट है ना, जिसको यूरोप जाना हो, ठीक है, यूरोप जाना हो तो यहीं से होके जाता है। चाइना का 90% का ट्रेड यहीं से होता है, 90% का जो यूरोप जाते हैं। बाकी अगर दूसरे जो एशियन जाते हैं वो नहीं, समथिंग अराउंड 90% का जो यूरोप जाने वाले यहीं से आते हैं, मलक्का स्ट्रेट से। तो ये वाले रीजन को ये स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। ये है सबांग पोर्ट, ठीक है। सबांग पोर्ट कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है, ठीक है। अब इंडिया भी सबांग पोर्ट डेवलप करने में हेल्प कर रहा है ताकि सबांग पोर्ट के स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को हम यूज कर सके। ये है सबांग पोर्ट, ठीक है, सबांग पोर्ट। आप यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, सबांग पोर्ट, ये रहा सबांग पोर्ट, ठीक। अब देखिए ये जो अपना श्री विजयपुरम है, ठीक है, यहाँ पे अगर अच्छे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, जो मतलब जो 70,000 ये 72,000 करोड़ का है, यहाँ पे क्या क्या होगा? एक ट्रांसपोर्ट का ये बनाएगा, ट्रांसपोर्ट, और लार्जेस्ट इंटरशिप बनेगा, ये इंटरकॉन्टिनेंटल जो ट्रांसशिपमेंट रहता है, ट्रांसशिप, जिससे बड़े बड़े शिप लोड होते हैं। अभी इंडिया को अगर बड़े बड़े शिप ये करना पड़े ना, उसको पहले श्रीलंका आना पड़ता है, अगर बहुत बड़ा शिप है तो, ठीक है, फिर श्रीलंका से इंडिया लाया जाना पड़ता है, ठीक है। तो इंडिया के पास अभी एक ही है, यहाँ पे कोची में है, ट्रांसशिपमेंट, ठीक है, जो बहुत बड़े कैरियर्स होते हैं, शिप होते हैं उनका। क्योंकि देखिए नॉर्मली आपको अगर शिप को जो पोर्ट वगैरह होता है वहां पे क्या 20 मीटर का गहराई होना चाहिए, 20 मीटर का। और अपना जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ एक भी ऐसा नहीं है जो 20 मीटर से, मतलब एक भी ट्रांसशिप मतलब बड़े पोर्ट नहीं है, सब अपने वेस्टर्न साइड में ही है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक बड़ा शिपमेंट चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है यहाँ पे। और भी अलग अलग यहाँ पे चीजें बनने वाले हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे वही बता रहे हैं, वहां पे जो ये है, तो ये देखिए, हालांकि इसके बारे में एक और था कि यहाँ पे जो ट्राइब्स को रिलोकेट किया गया, तो बिना ही कोई जांच पड़ताल किए, जो ये अपना अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, इन्होंने बिना जांच पड़ताल किए यहाँ पे इसकी 72,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को ये मंजूरी दे दी। बस वहीं पे जो वहां पे लोकल कौन सी कमेटी है, नॉट रिटन, बट ये कमिटी, ये मैंने लास्ट टाइम ये न्यूज़पेपर में था उससे पढ़ा था, जो यहाँ पे लोकल कमीशन है, उन्होंने बोला है कि कोई पर्टिकुलर जो यहाँ पे ये सर्वे वगैरह होता है, सर्वे हुआ ही नहीं कि इसका क्या ये डिमेरिट्स है, इसका क्या पॉजिटिव पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, ये हुआ ही नहीं, और 72,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। तो वहीं पे इंदिरा गांधी जी बोलती है कि प्रॉपर निरीक्षण हुआ ही नहीं, सर्वे हुआ ही नहीं, और ये प्रोजेक्ट जब लॉन्च किया गया तो यहाँ पे इकोलॉजिकल द प्रोजेक्ट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ एन एनवायरमेंट ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफ, बोला जा रहा है कि ये कैटास्ट्रॉफ ला देगा, ठीक है। द प्रोजेक्ट विल रिक्वायर कटिंग डाउन ट्रीज, एस्टिमेटेड 15% ऑफ आइलैंड, 15% ऑफ आइलैंड का जो ट्री कट करना पड़ेगा, ऐसा बोली जा रही है, ठीक है। गवर्नमेंट को इसके लिए भी कोई सोल्यूशन लाना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ काटना इज नॉट द सोल्यूशन, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज 8.5 लाख ट्री में बी कट, समथिंग अराउंड 8.5 लाख ट्री में बी कट, 8.5 लाख ट्रीज विल बी कट, ठीक है, ये इसे बताया गया है। The government solution to this indiscriminate tree felling is that compulsory afforestation. Compulsory afforestation, आपने कैंपा फंड के बारे में सुना होगा, कैंपा फंड ये इसी पे काम करता है। कैंपा फंड कंपल्सरी ये अपने फॉरेस्ट के ऊपर काम करता है, ठीक है। जहां पे अगर फॉरेस्ट वगैरह कट गया तो उसके लिए अगर वहां पे कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो जो भी कंपनीज वगैरह डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट वहां पे बना रही है, उनको कैंपा फंड में पैसे जाने पड़ेंगे, ताकि वहां पे जो है जितने पेड़ काटेंगे उससे अधिक पेड़ कहीं और लगाया जा सके। ये कैंप, हालांकि ये बहुत ही कम यूज हुआ है। मिसयूज, देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी के बहुत मिसयूज होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी के बहुत मिसयूज होते हैं, ठीक है। कैंपा फंड में बहुत मिसयूज हुआ है, ठीक है, ये है इसका।
द प्लान पोर्ट साइट ऑल्सो कंट्रोवर्शियल विद सम फॉलिंग अंडर द कोस्टल रेगुलेशन जोन। मतलब बहुत सही से ये बोला गया है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम को देखते हुए भी डेवलपमेंट तो करना पड़ेगा, ठीक है, बट डेवलपमेंट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट, डेवलपमेंट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट, ये होना चाहिए, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट, अ कॉम्प्लेक्स टर्न इन इंडिया एफडीआई स्टोरी, ठीक है। अब देखिए इंडिया का जो एफडीआई है, ठीक है, 81 बिलियन आया है, लेकिन इंडिया का जो एफडीआई पॉलिसी है, एफडीआई ये देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये 21 तक का है, ठीक है। अब इंडिया में जो एफडीआई पॉलिसी है ये कभी कभी ऊपर कभी नीचे कभी, हालांकि ये जो है ये सिर्फ आने वाला, देखिए ये होता है नेट एफडीआई, नेट एफडीआई कितना एफडीआई आया और कितना एफडीआई गया, मतलब कितना एफडीआई आया माइनस कितना एफडीआई गया, ठीक है, एफडीआई इनफ्लो माइनस एफडीआई आउटफ्लो। तो ये बताया जा रहा है कि नेट एफडीआई अपना धीरे धीरे कम होता जा रहा है, मतलब इंडियन कंपनीज जो है, ठीक है, समथिंग अराउंड 29 बिलियन हमारा एफडीआई गया है, मतलब इंडियन कंपनीज जो है ये आउटवर्ल्ड में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि इंडिया को खुद ही इन्वेस्टमेंट का जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि इरेगुलेटरी, ठीक है, इरेगुलरिटी अपने इंडिया में बता रहे हैं, इरेगुलरिटी, टैक्स ज्यादा लेते हैं, ठीक है, टैक्स प्रॉब्लम, और कौन, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, और क्या क्या अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटी, और जो पॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं, ये सब के बारे में बताया कि अभी जो अपना 29.2% का जो बिलियन है जो नेट ये एफडीआई आउटफ्लो हुए है, देखिए इंडिया इज नॉट ए डेवलप्ड कंट्री, जो एफडीआई है ना ये डेवलप्ड कंट्रीज को करना चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज खुद है ये दूसरों में अपना कर रही है, मेन इनका पर्सनल रहता है इनकम एंड प्रॉफिट, कि बिजनेसमैन पीपल है, प्रॉफिट और इनकम। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जो एफडीआई, हाँ अपने इंडिया में एफडीआई बढ़ा है और अभी 81 बिलियन एफडीआई इनफ्लो है अपना, ठीक है, 2024-25 का 81 बिलियन का एफडीआई है, 46 to 84 बिलियन, हाईलाइटिंग इंडियाज इन्वेस्टर अपील आफ्टर पैकिंग एफडीआई इनफ्लो फेल 71, मतलब इसमें और भी बताया कि एफडीआई कहाँ पे गिरा है, कहाँ पे, देखिए एफडीआई में एक ये आता है, ठीक है, देखिए एफडीआई एक होता है ऑटोमेटिक रूट, एंड गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट में वो एफडीआई आते हैं, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट मतलब गवर्नमेंट का परमिशन लेने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है, एक नॉर्मल से जो एग्रीमेंट वगैरह होता है वो आप कर सकते हो और आप ऑटोमेटिक रूट के अंदर इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया अपना ऑटोमेटिक रूट। अब गवर्नमेंट रूट में क्या होता है, जैसे कुछ क्रिटिकल सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, क्रिटिकल सेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हो गया अपना जो कि इंडिया के सोवरेनिटी पे भी हर्ट कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर पावर ले लेते हैं, ठीक है, आर्म्स बनाना, ठीक है, ये सब पे अगर ये कर रहा है मतलब कोई एफडीआई है तो उसको गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट के साथ डीड साइन करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये सब को गवर्नमेंट उनको थोड़ा कम ही चांस देते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक रूट में कुछ ऐसे जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% एफडीआई है, ठीक है, टेक्नोलॉजी में 100% है, इंश्योरेंस में अभी 71% कर दिया शायद से, ठीक है, इंश्योरेंस में। तो ऑटोमेटिक रूट के अंदर डायरेक्ट आ सकते, डायरेक्ट एंट्री विथ गवर्नमेंट परमिशन, ठीक है, ये अपना ऑटोमेटिक। अब देखते हैं एफडीआई और एफपीआई में क्या फर्क होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई?
ठीक है। एफडीआई देखिए, एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। अगर कोई मतलब इंडिया में अपना कंपनी सेटअप कर रहा है, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, ठीक है, ये अपने एफडीआई कैटेगरी में आ गया है। कंपनी सेटअप कर रहा है, ठीक है, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जो कुछ कुछ चाइनीज मोबाइल है जो भी मेड इन इंडिया बोला जा रहा है, ठीक है, ये हो सकता है अपने एफडीआई में। चाइना, जापान का एफडीआई पॉलिसी है, जापान का एफडीआई पॉलिसी इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट में आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो आप अगर दिल्ली का मेट्रो देख रहे हो ना, दिल्ली का मेट्रो ये जापान के एफडीआई से बना है, जापान का एफडीआई से बना है, ठीक है। टोटल रिन्यूएबल एनर्जी पे ऊपर चलकर ये रन करता है, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। जापान की एक कंपनी है, वो टोटल इसको मतलब जो दिल्ली का मेट्रो है उसको बनाने पूरे के, ये हो गया एफडीआई। और एफपीआई क्या है? एफपीआई वो है कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, जैसे मैं अमेरिका से हूँ या मैं जापान से हूँ या मैं चाइना से हूँ, ठीक है, मैंने अमेरिकन ये इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट किया, जैसे अंबानी का हो गया, अडानी में, मैंने उसमें पैसे डाल दिए, अब वो शेयर बढ़ेगा, मैं अपने पैसे निकाल लूंगा, ये हो गया एफपीआई। लेकिन जो कुछ ही समय के लिए अपना कैपिटल लेंड करती है, ठीक है, समथिंग अराउंड, ये हो गया शॉर्ट टर्म हो गया, ये हो गया लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म हो गया क्या? एफडीआई, शॉर्ट टर्म एफपीआई, ठीक है, ये हो गया अपना एफडीआई एफपीआई। अब एफपीआई में भी एक कंडीशन है कि अगर 10% से ज्यादा 10% से ज्यादा अगर एफपीआई है, ठीक है, किसी ये कंपनी है उसका 10% से ज्यादा शेयर आपने खरीद लिया तो एफडीआई में काउंट आएगा, तो वो एफडीआई में कैलकुलेट होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर किसी कंपनी का वैल्यू 100 करोड़ है, 100 करोड़, अभी 10 करोड़ का वैल्यू आप ही के पास है, तो आप तो एक तरह से वहां पे इन्वेस्ट किए हो ना, 10 करोड़ अगर आप ही का है, आप तो इन्वेस्ट किए हो, ठीक है। नेक्स्ट, जीएसटी 2.0 विल एम्पावर यंग इंडियंस। देखिए, इस आर्टिकल में वही बताया गया है। देखिए, जीएसटी 2.0 जैसे कि हमने यहां पे डिस्कस किया, कहां पे 18 स्लैब में कर दिया, ठीक है, 18% स्लैब में किया, ठीक है, 18% स्लैब। यहाँ पे जीएसटी कैसे बूस्ट कर सकता है ये बताया कि जीएसटी कैसे एम्प्लॉयमेंट बूस्ट कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे बताया जीएसटी विल बूस्ट एम्पावर यंग इंडियंस। अब डिमांड बढ़ेगा, प्राइस कम हो तो डिमांड बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बोला, प्राइवेट कंजम्पशन ऑलरेडी अकाउंट फॉर ओवर 60% ऑफ इंडियाज जीडीपी। देखिए, जो प्राइवेट कंजम्पशन, देखिए जीडीपी कंजम्पशन कैसे होता है, जीडीपी की जो कैलकुलेशन होता है, जीडीपी कैलकुलेशन, ठीक है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ जो कंजम्पशन है ना, यही 60% है। मतलब इंडिया का जो इकोनॉमी है मेजरली कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। मतलब आप जो मोबाइल खरीद रहे हो, आप जो खाना खरीद रहे हो, आप जो फ्रिज खरीद रहे हो, रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हो, ये मोस्टली आप ही तो पैसे दे रहे हो गवर्नमेंट को, आप कमा रहे हो कहीं से भी, ठीक है, आप गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हो, ये सरकार को, मतलब इसमें जीएसटी जाता है ना, जीएसटी वगैरह जाता है ना, तो लेकिन अभी कम दर, लेकिन 60% जो इंडियन इकोनॉमी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, प्रोडक्शन नहीं, कंजम्पशन बेस्ड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जर्मनी का एग्जांपल है, यहाँ पे समथिंग अराउंड 70% है, ये प्रोडक्शन बेस्ड है, प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी। मतलब जो इन्वेस्टमेंट वाला आता है ना, ये अपना प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी। अब इसमें देखिए, कंपनी जो होती है ये प्रोड्यूस करती है, गाड़ियां बाहर बेचती है, उससे पैसे कम करते हैं, उससे पैसे कमाते हैं, तो क्या हुआ, ये हो गया प्रोडक्शन बेस्ड, कि हम बना रहे हैं, बेच रहे हैं। इंडिया में क्या है, हम खरीद रहे हैं और खरीदने से हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो पैसे कंपनीज को दे रहे हैं, ठीक है। और कंपनीज कहाँ से पैसे कमा रही है, कंपनीज के यहाँ पे एफडीआई वगैरह आता है, ठीक है, गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज वगैरह आते हैं, ठीक है, और कंपनी हमसे पैसे कमा रही है ना, हम वहां पे एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं या वहां से पैसे कर रहे हैं। आपने सर्कुलेशन ऑफ मनी सुना होगा, ये हो गया अपना कंपनी, ये हो गया हम लोग पीपल, ठीक है। अब इसको पैसे कहां से आ रहा है, ये सामान बेच रहा है किसको, पब्लिक को, ठीक है, पब्लिक को क्या बेच रहा है, सामान बेच रहा है, और पब्लिक को क्या दे रही है, पैसे दे रही है, ठीक है, इसको पैसे दे रही है, तो ये हुआ ना सर्कुलेशन ऑफ इकोनॉमी। ये हो गया अपना सर्कुलेशन ऑफ इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी,
सर्कुलर इकोनॉमी बोल सकते हैं इसको, सर्कुलर इकोनॉमी। अब यहाँ पे बीच में कुछ ऐसे गवर्नमेंट आ जाता है, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट भी आ जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट आ जाता है जो टैक्स कलेक्शन या फिर जो अपना कंपनी है उसको रिलीफ देने में काम करता है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि जो यंग इंडियंस है, एम्पावर यंग इंडियंस, क्यों? मेजोरिटी 60% अपना जो है proportion of higher than many other large economies, अपना सबसे ज्यादा है 60%, तो हमारे यहीं से आ जाता है जो जीडीपी कैलकुलेशन का तरीका है CIG और नेट इंपोर्ट, ठीक है, सॉरी नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, मल्टीप्लाइड अक्रॉस मिलियन हाउसहोल्ड, दिस सेविंग ट्रांसलेट इनटू सिग्निफिकेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस। अब जीएसटी 2.0 जो है, ठीक है, जीएसटी 2.0 जिसने 28% स्लैब को हटा के 18% डाल दिया। अब पब्लिक को सस्ता पड़ेगा, पब्लिक और ज्यादा कंज्यूम करेगी, पब्लिक और ज्यादा कंज्यूम करेगी और ज्यादा जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है। जितना कंजम्पशन करोगे उतना ज्यादा जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल। लेकिन हाँ, अभी आने वाले समय में कुछ और ऐसे आर्टिकल आएंगे कि पॉजिटिव जीडीपी क्या होता है। क्या जीडीपी सिर्फ पैसे से बढ़ रही है? ये जीडीपी सिर्फ ये मॉनेटरी वाइज बढ़ रही है, वैल्यू वाइज बढ़ रही है? एक होता है वैल्यू, एक होता है मॉनेटरी वाइज वैल्यू, और एक होता है अपना इन्फ्लेटेड मॉनेटरी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने घर का एसी तोड़ दिया, ठीक है, अब एसी तो खराब हो गया, आपने नया एसी लिया, क्या हुआ? कंजम्पशन किया, कितने का? ठीक है, अभी आपने वहीं पे 60,000 का एसी लाया, 60,000 का एसी लाया। अभी 60,000 पैसे तो इकोनॉमी में काउंट हुआ ना, कंजम्पशन इकोनॉमी में काउंट हुआ कि इसने 60,000 का एसी लिया है, ठीक है, लेकिन 60,000 का नुकसान हुआ इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये होता है अपना वैल्यू और इन्फ्लेटेड मॉनेटरी जीडीपी। इसके ऊपर कभी आर्टिकल आएगा तो फिर उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ यहीं पे जाओ बस इसका कि कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। कि देखिए कहाँ पे देखिए जो अपना एमएसएमई है, ठीक है, एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब इसमें भी एक हाई कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक, कंजम्पशन बढ़ेगा तो ये लोग प्रोड्यूस भी ज्यादा करेंगे, ठीक है, प्रोड्यूस ज्यादा करेंगे लोग क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगा और बढ़ेगा क्योंकि सस्ता होगा ना सामान से तो एमएसएमई का भी ग्रोथ होगा। एमएसएमई के साथ साथ ये कंट्रीब्यूट जीएसटी सब्सटेंशियल टू इंडिया जीडीपी, ठीक है। यही सब इसके बारे में बताया कि यूथ और क्या क्या कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी रिसेंटली पंजाब का आपने देखा होगा कि पंजाब में जो है कितना ये हुआ, ठीक है, पंजाब में जो बाढ़ आया, उसके बारे में पंजाब फ्लड्स लीव फार्मर्स स्ट्रैंडेड बिटवीन 2 सीजन कौन कौन सा है अपना? खरीफ और रबी सीजन, ठीक है। खरीफ में क्या होता है अपना जो धान हो गया, पैडी जिसको राइस भी बोलते हैं, पैडी राइस यहाँ पर, और रबी में क्या आता है? वीट। इंडिया के मेजर क्रॉप चावल और गेहूं, ठीक है। अभी चावल के लिए देखिए कितना नुकसान हो गया, देखिए समथिंग अराउंड जो लॉस हुआ है, यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, नो सच डेटा नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे बोला है कि समथिंग अराउंड 1,70,000 फार्मर्स ने पिटीशन डाला है कि हमें इसका मतलब सरकार को हमें इससे रिलीफ देना पड़ेगा। मतलब सोचिए आप कितना नुकसान हुआ रहेगा। अभी राइस का डिमांड बढ़ने वाला, प्राइस बढ़ने, क्यों? प्रोडक्शन कम हुआ है तो इसका क्या बढ़ेगा? डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। डिमांड बढ़ेगा मतलब प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, ये बताया जा रहा है। फार्मर आउटफिट हैव डिमांडेड इमीडिएट रिलीज कंपनसेशन एटलीस्ट 70,000 पर एकड़ कंपनसेशन शुड बी गिवन ऑल डैमेज पैडी क्रॉप्स। फार्मर्स बोल रहे हैं एक एकड़ पे 70,000 का कॉम्पनसेशन सरकार को देना चाहिए। देखिए यहाँ पे सरकार का कोई फॉल्ट नहीं है, फार्मर्स का भी कोई फॉल्ट नहीं है, ये नेचुरल डिजास्टर है। जब नेचुरल डिजास्टर अपने ये देश के लोगों के लिए हुआ है तो उसकी रक्षा कौन करेगा? सेंटर करेगा ना। तो ये बोल रहे हैं कि सरकार को हमें 70,000 पर एकड़ के हिसाब से देना चाहिए। फार्मर्स हैव लॉस्ट ऑल द लाइवस्टॉक पैडी की खरीफ इन पंजाब, फ्लड हैव डैमेज एटलीस्ट 30% ऑफ द क्रॉप। स्टेट का पूरा 30% क्रॉप
डैमेज कर दिया। और आप 30% सोच रहे हो, जो कि पंजाब है, ये पूरे इंडिया का राइस बॉल माना जाता है। अब 30% बहुत ज्यादा मार्जिन हो गया। ये 30% अकेला अकेला तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र को खिला सकता है ये अकेला 30%। तो सोच रहे हो कितना डैमेज हुआ, 30%। तो वही इसका डिमांड कर रहे हैं। My loss is not limited to current damage but floods. I am now concerned about the sowing wheat. जो मैंने बोला ना wheat, क्योंकि अभी नवंबर दिसंबर से क्या चालू हो जाएगा, गेहूं की फसल चालू, गेहूं का। लेकिन जब तक अगर ये बाढ़ से भरा हुआ पानी ठीक नहीं होगा तो गेहूं कहाँ से लगाएंगे, वीट कहाँ से लगाएंगे, क्योंकि ठंडी के मौसम में गेहूं लगाते हैं। तो गेहूं कहाँ से लगाएंगे, जो बाढ़ का ये जब तक ये खेत ठीक नहीं होगा, जो ये पानी पूरा भर गया ठीक नहीं होगा, तो गेहूं कहाँ से लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत आ जाएगा। तो लॉस तो डबल हो जाएगा फिर, है कि नहीं, लॉस डबल हो जाएगा। तो वही फार्मर बोल रहे हैं कि सरकार को हमें कुछ रिलीफ देना पड़ेगा। ठीक है, ये बताया जा रहा है। अब देखिए, मॉनसून लॉसेस क्रॉस 4000 करोड़ इन हिमाचल। अब देखिए, ये 2025 का जो है ना टाइम, ये कुछ अच्छा नहीं जा रहा है इंडिया के लिए, भारत के लिए। पहला देख रहे हो आप, ये प्लेन क्रैश हो गया, और ये अपना कुंभ मेला, ठीक है, कितने लोग मर गए थे यहाँ पे कुंभ मेला में। ठीक है, अब ये अपना बहुत जगह पे जो स्टैम्पेड हुए हैं, अलग अलग जगह पे, अपना कुंभ मेला में भी स्टैम्पेड हुआ, जो भगदड़ बोलते हैं, जिसमें मर जाते हैं लोग भीड़ से, कुंभ मेला में हो गया। दिल्ली में स्टैम्पेड हो गया। ठीक है, स्टैम्पेड कितनी कितनी जगह पे हुआ। या पहलगाम वाला देख ही रहे हो, ये रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की वजह से जो स्टैम्पेड हुआ था, ये इंडिया। और ये देखिए कहीं पे जो वो ब्लास्ट वगैरह हुआ है, ये वाला देख रहे हो आप, टेररिस्ट अटैक देख रहे हो आप पहलगाम में। ठीक है, ये सब देख रहे हो कि इंडिया के लिए ना 2025 अच्छा नहीं है। इसमें टोटल समथिंग अराउंड 420 लोग मर गए थे, समथिंग अराउंड, एक ही झटके में। तो सोच रहे आप, इंडिया के लिए 2025 अच्छा साल नहीं है। कितने लोग मारे गए यहाँ पे। ठीक है, अब यही बता रहे हैं, यहाँ पे लॉसेस बताए कि अकेले हिमाचल प्रदेश को कितना लॉस हुआ है, किस वजह से, बारिश की वजह से, हैवी रेनफॉल की वजह से कितना लॉस हुआ है। आप यहाँ पे दे लीजिए कहाँ कहाँ पे हैवी बारिश हुआ है। ठीक है, गुजरात, राजस्थानी, देखिए ये वाले रीजन में। बी अवेयर, ये जो पीला वाला दिखा है, बोला बी अवेयर, मतलब यहाँ पे बारिश होने की संभावना अधिक है। ये बी प्रिपेयर्ड, मतलब तुम्हारे यहाँ पे हो, ये डेफिनेटली होने वाला है, तुम प्रिपेयर रहो। अभी आपने देखा कि राजस्थान में भी जो बाढ़ आई थी, ठीक है, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे जो बाढ़ आई थी, ये अपना हिमाचल में जो बाढ़ आई, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि कितना डैमेज हुआ है। ठीक है, राजस्थान टिल टुडे, ठीक है, आज भी बारिश होने वाली राजस्थान में। ठीक है, यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितना लॉस हुआ है। तो ठीक है, ये उतना पूछेगा नहीं एग्जाम में, पर बता रहा हूँ कि 2025 का जो साल है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। अब देखिए, अंडर सी केबल कट्स इन द रेड सी डिसरप्ट इंटरनेट इन एशिया। आपको पता है, आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हो, या मैं भी जो इंटरनेट यूज करके जो वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, इसका इंटरनेट कहाँ से आता है, ये समुद्र के नीचे से आता है। आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हो, कोई भी डेटा कंज्यूम कर रहे हो, ये समुद्र के नीचे से ऑप्टिकल फाइबर जो केबल रहता है वो बिछाया जाता है। आपको हवा से नहीं मिलता कि आपको लगा कि यहाँ पे एंटीना बिठाया है तो हमें उसकी वजह से नेट मिल रहा है, उसकी वजह से इंटरनेट नहीं मिलता है। इंटरनेट मिलता है समुद्र के नीचे से ऑप्टिकल फाइबर केबल से मिलता है नेट। ये दुनिया में हर जगह फैला हुआ है, कोने कोने में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ से कनेक्शन जाता है इंटरनेट का। ठीक है, ये देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड। तो यहीं पे बोला जा रहा है, अंडर सी केबल कट्स इन रेड सी डिसरप्ट इंटरनेट पार्ट्स ऑफ एशिया एंड वेस्ट एशिया। मतलब ये जो सऊदी अरब, ईरान है ना, सऊदी अरब, ईरान, इराक, यूएई, ओमान, यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा क्राइसिस होने वाला है, क्योंकि ये जो वायर है ना यहाँ पे कट गया है, वायर थोड़ा डैमेज हो गया। और वायर डैमेज क्योंकि यहाँ पे अगर कोई ये एंटीना लगा दे, एंटीना लगाने से इनका ये इंटरनेट तो सिर्फ टावर पकड़ेगा कॉलिंग के लिए, लेकिन इंटरनेट के लिए तो इनको केबल पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। अभी आपने ये अपना इलॉन मस्क है, इलॉन मस्क, इसका आपने स्टारलिंक का सुना होगा, स्टारलिंक, जो कि सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड कराने वाला, वो यहाँ पे काम आ सकता है। वो यहाँ पे काम, जब सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करोगे तब इसका जो डिपेंडेंस है थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, ये बताया जा रहा है।
नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन नेगोशिएशन कमिंग टू दिल्ली दिस वीक टू स्टार्ट एफटीए टॉक्स। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन कौन से कंट्रीज है इसमें। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन का जो मैप है ये देखिए, ये है यूरोपियन यूनियन का मैप। अब ये दिल्ली आ रहे हैं। ठीक है, डेयरी, शुगर, राइस, कैप, फार्म ट्रेड टॉक्स इंडिया टू सीक सीबैम कंसेशन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन नेगोशिएशन कमिंग दिल्ली दिस वीक टू सेट अप एफटीए टॉक, मतलब यूरोपियन यूनियन के बीच में और दिल्ली अपना इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है, मतलब भविष्य में साइन होगा। ठीक है, अभी यूरोपियन यूनियन का भी सीबैम के बारे में बात किया है। सीबैम, ये मैं आपको बताऊंगा सीबैम क्या है। ठीक है, days after Prime Minister Narendra Modi, European Union leaders discuss early conclusion of the India-EU free trade agreement. Two top negotiator of EU in charge of trade agriculture coming to India this week. अब देखिए यूरोपियन यूनियन मैप के साथ बात करते हैं। ठीक है, मैप के साथ बात करते हैं। ये है पूरा यूरोपियन यूनियन, ये पूरा ये ब्लू में यूरोपियन यूनियन। इंडिया का ऑलरेडी स्विट्जरलैंड, लिंचेस्टेन, नॉर्वे और आइसलैंड के साथ EFTA है, EFTA है। ये लोग EFTA, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट ये लोग नहीं है, ये है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये है यूरोपियन यूनियन। अब इनके साथ इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, जो ट्रेड टैरिफ रहता है ना उसको कम करते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा ट्रंप ने कितना 50% टैरिफ लगा दिया है, 50% टैरिफ लगा दिया। तो वही बोल रहा है कि जो एफटीए रहेगा तो इसे मिनिमम से मिनिमम टैरिफ लगेगा। ठीक है, इसे मिनिमम से मिनिमम टैरिफ लगेगा, तो उसी के लिए डिस्कस करने आ रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि डेयरी, शुगर, राइस केप्ट आउट ऑफ द फार्म ट्रेड टॉक्स, मतलब इनको बाहर, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें रहता है थोड़ा। आपने एम्बर बॉक्स सब्सिडी सुना होगा, एम्बर बॉक्स सब्सिडी सुना होगा, कहाँ पे, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आपने एम्बर बॉक्स। अब एम्बर बॉक्स सब्सिडी वो है ना जिसमें गवर्नमेंट पैसे देते हैं फार्मर्स को कि आप प्रोड्यूस करो। ठीक है, अब ये सस्टेन बनाएगी, अब बेचेंगे तो सस्ता, फिर उनका जो मार्केट रहता है वो डिस्टॉर्ट होता है। तो बोलते हैं कि हम जो ये है डेयरी हो गया, शुगर हो गया, राइस हो गया, इसको आउट रखेंगे। ठीक है, इंडिया टू सीक सीबीएम कंसेशन। अब देखिए सीबीएम क्या है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसमें मोस्टली आयरन और एल्यूमिनियम में इसमें टैक्स लगता है। क्यों जो इस पे लगता है टैक्स, क्योंकि ये जो बनाया जाता है इसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत ज्यादा होता है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन ये क्या होता है, जब हम कोई भी चीज या कोई पदार्थ अगर बना रहे हैं उसमें हम कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, कोयले से जो प्रदूषण निकलता है, पॉल्यूशन निकलता है, उसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, जिससे अपना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो वही ये लोग बोलते हैं कि हम सीबैम लगाएंगे, सीबैम। ठीक है, यही सीबैम है कि हम सीबैम लगाएंगे। बाकी इसके ऊपर और डिटेल में या आर्टिकल्स वगैरह आएंगे, फिर इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एडवांस रडार अलाउंग द नॉर्थर्न एंड द वेस्टर्न बॉर्डर, नॉर्थर्न एंड द वेस्टर्न बॉर्डर मतलब वही चाइना और पाकिस्तान से सुरक्षित, टू बूस्ट ड्रोन शील्ड। With Pakistan managing breach Indian airspace with Wolf drone, camouflage surveillance and attack UAV during the hostilities and the followed Operation Sindhu, the Indian Army is preparing to plug gaps। वही बताया जा रहा है कि यहाँ पे हम रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन द फॉर्मर प्रोसेस गैदरिंग इनपुट फ्रॉम पोटेंशियल, वही इसकी बात किया जा रहा है कि यहाँ पे हम ड्रोन वगैरह का जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, बढ़ाने की बात चल रही है। तो ये उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं। यूरोपियन यूनियन नेगोशिएशन टू कम दिल्ली नेक्स्ट वीक एफटीए, वही जो हमने पहले डिस्कस किया। ठीक है, तो धन्यवाद गाइस। आज के द हिंदू एनालिसिस, आज का द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस पूरा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कल हम दूसरा लेके आएंगे। धन्यवाद।